हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ओसीएम में लेबलिंग का कंसेप्ट। लेबलिंग मतलब क्या होता है। ओके, प्रोडक्ट में लेबलिंग करना क्यों ज़रूरी है वो समझेंगे। तो पहले कंसेप्ट देखते हैं। लेबलिंग इज़ अ पीस ऑफ पेपर पेस्टेड ऑन द प्राइमरी पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट विच शोज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन डिटेल। ठीक है, सभी इंफॉर्मेशन बताता है प्रोडक्ट की, क्या क्या है प्रोडक्ट में, कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसकी साइज़ क्या है, प्राइस क्या है, किस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, किस जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इसकी फैक्ट्री कहाँ पे है, एक्सेट्रा। तो जनरली लेबलिंग प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन इन डिटेल about the product, in which weight, size, price, date of manufacturing, ingredients, expiry date, etc. of the product are shown. ठीक है, ये सब चीज़ें बताई जाती है लेबलिंग में। इट हेल्प्स दी कंज्यूमर्स के लिए वो हेल्पफुल रहता है। इट इंडिकेट्स द प्रोसीजर एंड यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोसेस किस तरह से प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, कौन सा इंग्रेडिएंट है जो कि एलर्जिक है, कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो कुछ कंज्यूमर्स के लिए एलर्जिक साबित हो सकते हैं, किस तरह प्रोडक्ट को यूज़ करना है वो सब लिखा हुआ होता है, वो सब दिखाया जाता है। ठीक है, क्वाइट often it provides directions for opening the packing too। जैसे वो एरो ऐसे ऐसे एरो निकालते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, जैसे कि ऐसे फाड़ो प्रोडक्ट को, इस तरह से पैकिंग खोलना है प्रोडक्ट का, तो कभी कभार ऐसा भी मेंशन किया होता है। ठीक है, एवरी पैकिंग शुड हैव ब्रांड नेम कंपल्सरीली। ठीक है, ब्रांड नेम जैसे कि अमूल है, फिर बालाजी है, रियल है, गोपाल है, ब्रांड नेम होना ज़रूरी है। मोस्ट प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड टोल फ्री नंबर टू कॉन्टैक्ट देम फॉर एनी कंप्लेंट। फिर डायरेक्टली जो फैक्ट्री का टोल फ्री नंबर होता है, मेन कंपनी का टोल फ्री नंबर होता है, वो भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि कंज्यूमर्स के साथ कोई चीटिंग ना हो। कंज्यूमर्स को कोई कंप्लेंट हो, कोई प्रोडक्ट बराबर नहीं आया है, तो वो डायरेक्टली टोल फ्री नंबर पे हम कांटेक्ट करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर जैसा होता है उस तरह टोल फ्री नंबर ये लोग प्रोवाइड करते हैं। फंक्शंस क्या है, लेबलिंग करेंगे तो उसके वजह से क्या होगा। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट। ठीक है, हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। गिव्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है क्वालिटी के बारे में और किस तरह का प्रोडक्ट है। ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट इज़ प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर। सभी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को दी जाती है। डायरेक्शन ऑफ यूज़ ऑफ प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो गिवन टू द कंज्यूमर। किस तरह से प्रोडक्ट को यूज़ करना है। इट क्रिएट्स अट्रैक्शन फॉर द प्रोडक्ट विच हेल्प्स इन एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सर्विस। प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करता है, डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं, फिर इसमें एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, फैट कम है, गुड फैट ज़्यादा है, बैड फैट्स कम है। तो इस तरह से डिफरेंट वेज से प्रोडक्ट को अट्रैक्ट किया जाता है कंज्यूमर के सामने बाय डूइंग वेरियस एडवर्टीजमेंट्स और पर्सनल सर्विस देकर। ठीक है, कि आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर प्रोडक्ट सेल सर्विस, इस तरह की अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इट कंप्लाइज विद द लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट भी कंप्लाई हो जाती है क्योंकि लीगली बाय लॉ लेबलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। हम इसी तरह लूज़ पैक में प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। ठीक है, हम वो प्रोडक्ट को मतलब ऐसा क्वालिटी है, हाइजीनिक प्रोडक्ट है, ऐसा साबित नहीं कर सकते विदाउट अ प्रॉपर लेबलिंग। नेक्स्ट टॉपिक है पैकेजिंग का। पैकेजिंग परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ डेकोरेटिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोलगेट टूथपेस्ट या एनी टूथपेस्ट आप ले लो, उसके अंदर 2 पैकिंग किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट को सेफ़ रखता है। डेकोरेशन भी एक पर्पज़ है और प्रोडक्ट को सेफ़ रखने के लिए भी प्रॉपर पैकिंग होना ज़रूरी है। पैकेजिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक बैग्स, क्लॉथ बैग्स, कार्डबोर्ड बॉक्स, प्लास्टिक बैरल्स, बॉक्सेस। तो इस तरह का डिफरेंट पैकेजिंग्स हो सकता है। द सक्सेस ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स लाइज इन देयर पैकिंग। अगर पैकिंग अच्छा होगा तो प्रोडक्ट आपका मतलब उसकी इमेज अच्छी पड़ेगी, ओके ये प्रोडक्ट अच्छा है। पैकेजिंग इज़ अ फंक्शन टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। ठीक है, पैकेजिंग इज़ ऑलवेज नेसेसरी
पैकिंग मेक्स द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव, वो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाता है और वो बहुत ही ज़रूरी है प्रोडक्ट को सेफ़ रखने के लिए, प्रोडक्ट को क्या कहते हैं मेंटेन करने के लिए, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट ईजिली, क्योंकि प्रोडक्ट तो कहीं से भी आ सकता है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के वक्त प्रोडक्ट को नुकसान ना हो जाए, प्रोडक्ट बिगड़ ना जाए और जो प्रोड्यूसर है उसको लॉस ना हो, इसलिए उसका पैकिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रोडक्ट कैन बेटर बी यूज्ड व्हेन इट इज़ पैक्ड, इट कैन बी यूज्ड फॉर एडवर्टीजिंग टू। ठीक है, प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छी तरह यूज़ किया जा सकता है अगर उसमें प्रॉपर पैकिंग हो, और जितना पैकिंग अच्छा होगा उतनी उसकी एडवर्टीज़मेंट हम अच्छी दे पाएंगे और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है प्राइस का। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस यूनिट। ठीक है, प्राइस डिटरमाइन करना तो बहुत ही ज़रूरी है। MRP तो प्रॉपरली डिसाइड करनी पड़ती है आफ्टर कंसिडरिंग प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। प्राइस दोनों के लिए ज़रूरी है, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बायर्स एज वेल एज द सेलर्स। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ इन्वर्सली, यानी कि ऑपोजिट है, डिमांड और प्राइस के बीच जो रिलेशन है वो ऑपोजिट है, हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था। ठीक है, तो when the price of the product rises, demand tends to fall, and when the price fall, the demand rises। इन दोनों के बीच opposite relation है, inverse relation है। Price determination process of any business unit determines the market situation। मार्केट कैसा है, लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं मार्केट में, लोगों के पास पैसा है प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए या फिर तंगी चल रही है मार्केट में, तो ये सब फैक्टर्स बहुत ही ध्यान में रखा जाता है जब हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्ट का। अ फर्म्स इनकम एंड प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वो तो बट ऑब्वियस है, जो प्रोडक्ट बेचता है, जो बिज़नेस फर्म है, उसकी इनकम टोटली डिपेंड करती है प्राइस में। अगर हमने कम प्रॉफिट लिया, कम प्राइस ली तो कम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, हमारी इनकम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमें कॉस्ट बात करने के बाद, सपोज़ 10 रुपये की प्रोडक्ट हमें पड़ी थी कॉस्ट, ओके, हमने 12 रुपये में बेची, ठीक है, तो 2 रुपये प्रॉफिट हुए। अगर हमने 15 रुपये में बेची तो हमारा 5 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो टोटली प्राइस पे डिपेंड करता है कि बिजनेसमैन का प्रॉफिट कितना होगा। एवरी फर्म हैज़ टू फिक्स रिजनेबल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, और हमें प्राइस भी रिजनेबल रखनी है, ज़्यादा चीटिंग नहीं करना है, ज़्यादा कंज्यूमर्स पे बर्डन नहीं डालना है, हमारा भी फ़ायदा होगा और कंज्यूमर्स का भी फ़ायदा होगा। इस तरह से मार्केट में ऑपरेट करना है। कंसेप्ट देखेंगे प्राइस का। प्राइस रिफर्स टू द वैल्यू पेड बाय द कंज्यूमर for the physical, economic, social and psychological satisfaction received from the product। तो जो भी वैल्यू, जो भी प्राइस, जो भी पैसा हमें कंज्यूमर के पास से मिलता है उसको हम प्राइस में कंसिडर करेंगे। वो किसके लिए दे सकता है, फिजिकल यानी कि प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद, इकोनॉमिकल यानी प्राइस उसकी कितनी पड़े, सोशली यानी क्या, सोसाइटी में सब यूज़ करते हैं, सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है, साइकोलॉजिकल मतलब हमें ऐसा मतलब फील होना चाहिए कि ओके ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो प्राइस को हम बोलेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे कुछ इस तरह से। Price is the economic value of the product which is generally depicted in the form of money। वो मनी फॉर्म में होता है, मॉनिटरी फॉर्म्स में होता है, नॉन मॉनिटरी नहीं होता। ठीक है, एक प्रोडक्ट लेते हैं, कुछ चीज़ लेते हैं, उसके सामने हम पैसा ही देते हैं, उसके सामने चीज़ नहीं देते, बार्टर सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अभी बार्टर सिस्टम बहुत ही कम, ना के बराबर हो गया है, मॉनिटरी सिस्टम ही इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हम एक फैक्टर देखेंगे, ऐसा बहुत बड़ा ये टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट ही भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम थोड़ा स्लो जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन प्राइस डिटर्मिनेशन इज़ प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही ज़रूरी है, उसके बेसिस पे ही हम प्राइस डिसाइड करेंगे। तो उसमें क्या क्या आएगा, एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट। ठीक है, हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा, बाद में ही हम फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट यानी मशीन में उसको डाला, क्या क्या यूज़ हुआ, रॉ मटेरियल, सपोज़ मैं बनाती हूँ बिस्किट्स। ठीक है, तो बिस्किट्स में मुझे वीट या मैदा जो लगता है वो लगेगा, वो मेन रॉ मटेरियल है। ग्लूकोज यूज़ होगा या फिर शुगर यूज़ होगा। ठीक है, उसमें बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, तो
वो सारा खर्चा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यानी मशीन में डाला, मशीन का लाइट बिल वगैरह कितना आया, फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे उनको सैलरी वेजेस दिया। फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रोडक्ट तैयार होने के बाद हमने कुछ एजेंट्स अपॉइंट किए हैं जो कि हमारा प्रोडक्ट पहुंचा सके, ठीक है, तो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये सब कुछ कंसिडर किया जाता है जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। सो व्हाइल डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ कंसिडर्ड। व्हाइल अ न्यू प्रोडक्ट इज़ लॉन्च्ड, नई प्रोडक्ट को मार्केट में दिया जाता है, मार्केट में पहली बार लाया जाता है तो कई तरह के खर्चे होते हैं। तो जब इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, जब पहली बार प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वो सब भी सेलिंग प्राइस में इंक्लूड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अभी तक प्रोडक्ट बिका नहीं है, अभी प्रोडक्ट रूटीन में नहीं आया है, पहली बार प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, तो वो सब भी सेलिंग प्राइस में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। नो प्राइस कैन बी फिक्स्ड लेसर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम नुकसान तो नहीं कर सकते, घाटे का सौदा नहीं कर सकते, ठीक है, हमने जितना खर्चा किया है एटलीस्ट वो तो हमें वसूलना ही पड़ेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है, बट कॉस्ट टोटली मतलब कॉस्ट से भी हम कम दाम पे नहीं बेच सकते। ऐसा हो सकता है कि हम ज़ीरो प्रॉफिट लें, ठीक है, 10 रुपये में पड़ी प्रोडक्ट तो 10 रुपये में बेच सकते हैं, पर 9 रुपये में हम नहीं बेच सकते, ठीक है। सो नेक्स्ट फैक्टर है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टेड हैं, तो हम शांति से पढ़ेंगे ये, यहाँ तक हम देखेंगे आज, और आप भी एक बार समझ लो कंसेप्ट वाइज, और कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अगर आपको मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है तो ये वाला चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना, प्रैक्टिकली समझना इसको, तभी जाके आपको मज़ा आएगी, ठीक है। हम देख लेते हैं MCQ कोई है। कुछ है नहीं MCQ में, हम आंसर इन वन सेंटेंस देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस और, पर अभी तक हमने पूरे फैक्टर्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड, कोई हमारा मतलब क्या है कि पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी कुछ भी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ पढ़ लेना है मैंने जो समझाया वो, और समझ लेना है, और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू।